नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। और बात करेंगे आज दिनांक 30 अप्रैल 2020 की। तो दोस्तों, आज का सुविचार जो है, महात्मा गांधी जी ने धर्म की परिभाषा देते हुए कहा है कि जो धर्म है वो दरअसल एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। और यदि आप सभी का लक्ष्य एक है तो भले ही मार्ग अलग क्यों न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक उनका विचार है जो आज के दिन के लिए शायद आपका मार्गदर्शक हो सकता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में कौन सा एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसे ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है? तो मैं आज आपके साथ ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करूंगा और इसके साथ साथ उस राजमार्ग का नाम भी बताता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट है हमारा दोस्तों NH 158। NH 158 जो है उसे ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ये जो ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट है, ये देश के 3 राज्यों के अंदर ग्रीन इनिशिएटिव्स और किसी भी तरीके से जो ऊर्जा खपत है उसको कम करने और विभिन्न नई तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से राजमार्गों के निर्माण की बात करता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 जो कि आपके ब्यावर, आसिंद, मांडल को ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है। तो ब्यावर, आसिंद, मांडल ये जो एरिया है कुल मिलाकर के जो है 87 किलोमीटर लंबा ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। और यहाँ पर जो है इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक जो है उसके वित्तीय सहयोग से इसे शुरू किया गया है। 87 किलोमीटर लंबे इस राष्ट्रीय राजमार्ग को डबल लेन में मय पेव्ड शोल्डर में विकसित किया जाएगा और 2 पैकेज में राजस्थान को इसके लिए 412 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। ब्यावर से आसिंद तक 44 किलोमीटर और उसके बाद आसिंद से मांडल तक करीब 43 किलोमीटर लंबा ये राजमार्ग है। इसके विकसित होने से दरअसल ये जो राजमार्ग है 158 ये आगे जाकर के आपके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा आदि को जोड़ता है। तो ये विकसित होने से क्या होगा, हमारे जोधपुर, पाली, नागौर और अन्य कस्बे जो हैं वह भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा से जुड़ जाएंगे। इसका लाभ पाली, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में जो 3 तरह की इकाइयां हैं, जैसे कि सीमेंट की इकाइयां हैं, कपड़े की इकाइयां हैं या फिर अन्य जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनको मिलेगा और परिवहन भी सुलभ हो सकेगा। चलिए तो हम ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के तत्वाधान में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश इन तीनों राज्यों में सुरक्षित, हरित और सुनम्य राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों का निर्माण किया जा रहा है। अपनी तरह की ये पहली पहल है जिसमें ग्रीन हाईवे परियोजनाओं के लिए ग्रीन कवर, सड़कों को बिछाने में पुनः प्रयोज्य सामग्री का उपयोग जैसे बहुत से कार्य किए जाएंगे। ग्रीन कवर में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो है सड़कें बिछाने के लिए आपके फ्लाई ऐश हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, ठीक है, ऐसी चीजों को इसके अंतर्गत उपयोग किया जाएगा ताकि न केवल प्रदूषण से हमको निजात मिल सके बल्कि लाखों सालों तक जो प्लास्टिक नष्ट न हो सकती है उनको इसमें दबा दिया जाए ताकि ये लंबे समय तक टिकाऊ बन सके। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 2015 में केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन हाईवे पॉलिसी भी जारी की गई है जिसके अंतर्गत इस तरह के ग्रीन हाईवेज के निर्माण की परिकल्पना रखी गई है। इस परियोजना में निवेश में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत विश्व बैंक से 3500 करोड़ रुपए की सहायता ली जा रही है। यह लगभग 500 मिलियन डॉलर के बराबर है। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में भारत को कितने अरब डॉलर का ऋण देने का समझौता किया है? तो दोस्तों, कोरोना से लड़ाई को देखते हुए एशियाई विकास बैंक ने हाल में घोषणा भी की थी और इसके लिए अभी हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। 1.5 अरब डॉलर का ये ऋण जो है एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को दिया जा रहा है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने आज 1.5 अरब डॉलर अर्थात 112 अरब रुपए के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य नोवल कोरोना वायरस की जो महामारी है इससे निपटने के लिए सरकार को थोड़ी सी मदद देना है। क्योंकि सरकार की बहुत सी समय जिम्मेदारियां न केवल उससे मेडिकल फैसिलिटीज को जो है ज्यादा से ज्यादा विस्तारित करना है बल्कि उसके साथ साथ समाज के जो कमजोर वर्ग है, जो आर्थिक कमजोर तबके हैं,
विशेषकर महिलाएं, वंचित समूह, इनको भी सामाजिक संरक्षण प्रदान करना है। और इसी के लिए एडीबी का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसको बोला जाता है केयर्स कार्यक्रम, ठीक है। कोविड-19 सक्रिय प्रयास और व्यय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत ये ऋण समझौता किया गया है और इस पर भारत के अपर सचिव समीर कुमार खरे और एडीबी की कंट्री डायरेक्टर केनिची योकायामा ने हस्ताक्षर किए। दोस्तों, एशियाई विकास बैंक की बात करूं तो एशियाई विकास बैंक जो है अत्यधिक गरीबी के उन्मूलन के लिए प्रयास कर रहा है और एक सुदृढ़, समावेशी, समृद्ध और सतत एशिया प्रशांत क्षेत्र को बनाना चाहता है। एडीबी को 1966 में एशियाई विकास बैंक के नाम से स्थापित किया गया। 68 सदस्यों का इसमें स्वामित्व है और 49 सदस्य केवल एशियाई क्षेत्र से संबंधित है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत ने धार्मिक आजादी पर गठित अमेरिकी आयोग USCIRF अर्थात यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है उसकी जो रिपोर्ट है उसको एक सिरे से खारिज कर दिया है। भारत को 14 ऐसे देशों की सूची में शामिल किया गया है जहां धार्मिक आजादी को लेकर खतरा है। यह आयोग हाल के दिनों में कई बार भारत को लेकर के विपरीत टिप्पणी कर चुका है और ये हमेशा भारत को जो है एक धर्म सापेक्ष देश के रूप में प्रस्तुत करता है, जो बिल्कुल गलत है। हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का एक अद्भुत नमूना है जहां वर्ल्ड की 16% जनता रहती है, लेकिन फिर भी वे लोग मिलजुल कर रह सकते हैं और रह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी मोटी बातों को लेकर के या फिर जो अलगाववादी तत्व है उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जनता के बीच में किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझ करके यूनाइटेड स्टेट कमीशन द्वारा इस तरह की बातें कह करके भारत की स्थिति को नीचे गिराने का प्रयास किया जाता है। तो धार्मिक आजादी के मामले में भारत को चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, म्यांमार जैसे देशों के साथ रखा गया है, लेकिन इन देशों में निश्चित रूप से धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक वर्गों के साथ काफी जो है ज्यादती होती है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सरकार का संरक्षण जो है पूरी तरह से अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। हाल ही में दिवंगत अभिनेता इरफान खान का पैतृक गांव खजूरिया कौन से जिले में स्थित है। दोस्तों, कल देश को और राज्य को एक अपूरणीय क्षति हुई जिसमें अभिनेता इरफान खान का देहांत हो गया। ये खबर निश्चित रूप से दारुण करने वाली थी और इसको सुनकर के पूरा का पूरा सिनेमा जगत स्तब्ध हो गया है। राजस्थान के टोंक जिले के खजूरिया गांव में पले बड़े और उसके बाद जयपुर में रहे अभिनेता इरफान खान, जो कि अपनी अदायगी के लिए और अपने फिल्मों में प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, खास करके जो सोशल मैसेज उन्होंने अपनी फिल्मों में दिए हैं उनके लिए वो बहुत जाने जाते हैं। और इसी कलाकार का जो है कल मुंबई में निधन हो गया है। मूलभूत रूप से राजस्थान के टोंक जिले से वे संबंध रखते थे और इरफान खान का 29 अप्रैल को यह निधन हुआ। साहबजादे इरफान अली खान ये उनका पूरा नाम है और वो हिंदी, अंग्रेजी फिल्मों में और टेलीविजन में एक कुशल अभिनेता रहे। शुरुआत उन्होंने चाणक्य नामक एक जो है कार्यक्रम के साथ की थी, जो कि आजकल डीडी न्यूज जो दूरदर्शन है उस पर प्रकाशित भी हो रहा है, उस पर प्रदर्शन हो रहा है उसका। उन्होंने द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेमसेक, रोग जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। हासिल फिल्म के लिए उन्हें वर्ष 2004 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार मिला। 30 से ज्यादा उन्होंने फिल्में बनाई। इरफान हॉलीवुड में एक जाना पहचाना नाम भी रहे, जहां उन्होंने माइटी हॉट, स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ द पाई और द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों में काम किया। 2011 में उन्हें भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री भी दिया गया। 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 में उनको पान सिंह तोमर में अभिनय के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, जहां पर उन्होंने बेहतरीन रूप से राजस्थान के चंबल क्षेत्र के एक सैनिक की भूमिका को अदा किया। 2017 में बनी हिंदी मीडियम फिल्म को भी उन्हें जो है फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। तो 2 बार उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार लिया। हिंदी मीडियम फिल्म आरटीआई कोटे के अंतर्गत जो बड़े निजी स्कूलों द्वारा धांधली की जाती है उसको लेकर बनाई गई थी। लंबे समय से वे कैंसर, जो कि न्यूरो एंडोक्राइन प्रकार का था, एक ट्यूमर था उनके न्यूरॉन सिस्टम में, उसको लेकर के वो पीड़ित थे और विदेश में इलाज लेते थे। हाल ही में भारत आने के बाद आंतरिक संक्रमण से उनकी मृत्यु हो गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में नगर निगम चुनाव कब तक कराने की छूट दी है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 अगस्त तक जो है नगर निगम चुनाव कराने की छूट दी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन क्लासेस का आप फायदा उठा सकते हैं। आप चाहें तो हमारी जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के और इनके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे ऊपर ये ब्लॉग सेक्शन है। ब्लॉग सेक्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पर जाकर के आपको जो डेली करंट अफेयर्स के हमारे नोट्स हैं
वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो इन नोट्स का आप यहाँ से आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। हर दिन के नोट्स जो हैं यहाँ पर पूरे लिस्ट में है। इसके अलावा और भी आपकी परीक्षा की उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ यहाँ पर आपको मिल सकती है। और इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से हमारे महत्वपूर्ण कोर्सेज हैं जिनको भी आप देख सकते हैं। 4 तारीख से राजस्थान कला और संस्कृति पर मेरा नया कोर्स शुरू हो रहा है। टारगेट आरएस प्री टेस्ट सीरीज हमारी अभी चल रही है, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। 110 से ज़्यादा छात्र अभी तक जुड़ चुके हैं और आप भी चाहें तो उनके साथ में compete कर सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक रिव्यू पर भी हमारी टेस्ट सीरीज है। एक फ्री टेस्ट हमारा चल रहा है इंडियन फ्रीडम फाइटर्स पर, आप देख सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो है फ्री कोर्स है ये। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, जहाँ पर हम हमारे बेहतरीन जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप जो है कंप्लीट कोर्स हमारा एनवायरमेंटल साइंस पर है, जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मैंने कोर्स में बहुत सी क्लासेस अब तक अपलोड कर दी है, 40 से भी ज़्यादा क्लासेस जो है पूरे कोर्स के हिसाब से मैंने अपलोड की है और यूनिट 4 तक हम अभी पहुँच गए हैं और धीरे धीरे हम और भी क्लासेस जो है वहाँ पर लाते रहेंगे। चलिए तो वापस हमारी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में नगर निगम चुनाव जो है उनके लिए छूट दे दी है 31 अगस्त तक। दरअसल इसके लिए जो है सरकार की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी। तो जोधपुर, जयपुर और कोटा, यहाँ के जो 6 नगर निगम है उनमें चुनाव होने थे, लेकिन ये चुनाव इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि तीनों ही जगह जो है कोटा में, जोधपुर में और जयपुर में हॉट स्पॉट बने हुए हैं कोरोना के, और ऐसे में चुनाव कराना संभव नहीं है। तो 18 मार्च के आदेश को संशोधित करके तारीख को बढ़वाने का आग्रह किया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस एस के शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग की याचिका को स्वीकार करके 31 अगस्त तक चुनाव कराने के आदेश दे दिए हैं। चलिए दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की कुछ प्रमुख खबरें जिन पर हमने चर्चा की। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सभी वीडियोस। आपके लाइक करने में कमी आ रही है तो कमी नहीं आनी चाहिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, डाउनलोड करें हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन ऐप दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से, और बने रहें इसी तरह। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।